अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। मैं सबसे पहले अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाता हूं, फिर ज़रा उन निकात की बात करेंगे जो 3 साल में इस गवर्नमेंट के साथ जुड़े रहे। मईशत कैसी रही, कारोबार कैसा रहा, बिजली गैस की सूरत हाल क्या रही, अद्वियात की कीमतों में किस हद तक इजाफा हुआ और कर्ज़ों का बोझ किस हद तक बढ़ा, और उसके साथ साथ ज़र मुबादला के ज़खायर की बेहतरी और फिर GDP की शरह में बेहतरी के जो अशारिये गवर्नमेंट दे रही है, क्या हकीकी मानों पे वो ऐसे ही हैं। कराची एक ऐसा शहर पाकिस्तान का जिसे बिज़नेस हब कहा जाता है, पाकिस्तान की मईशत की शहरक कहा जाता है। कराची को किन मुश्किलात का सामना रहा इन 3 सालों में, कराची से जुड़ी तमाम सनतें, और कराची ज़ाहिर है पूरे सिंध की नुमाइंदगी करता हुआ बड़ा तरीन शहर है इस वक्त और पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा शहर है, कितनी मुश्किलात का शिकार रहा इस पर भी बात करेंगे, और फिर पाकिस्तान के दीगर शहरों और फिर जो इस वक्त बॉर्डर सिचुएशन है उस पर भी बात करेंगे। राना एहसान अफजल खान साहब हमारे मुआशियात हैं, हमें ज्वाइन किया है। शारिक वोरा साहब प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया शारिक साहब। राना साहब आपका भी शुक्रिया। शाहिद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सीनियर नायब सदर हैं सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। शारिक साहब, सर सबसे पहले चाहूँगा ज़रा आपसे ही शुरुआत हो, सबसे बड़े शहर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, कैसे रहे 3 साल और कितना कुछ उतार चढ़ाव देखा तमाम मईशत ने कराची समेत पूरे मुल्क की, और फिर कारोबार पर कितने असरात रहे इन 3 सालों में इस गवर्नमेंट के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने कराची की अहमियत को उजागर किया और ये मेरे से बात शुरू की। एज फार एज कराची सिटी का जो शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो यहाँ की इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो शहर की सड़कें, बिजली, पानी, गैस, वो सारी उसमें ज़्यादातर चीज़ें चूँकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डोमेन रही हैं और हैं, तो वो तो कराची शहर पिछले 30-40 साल से जैसा था और हर रोज़ जिस तरह अबतर हुआ है वो आज भी उसी तरह उसकी पोजीशन जो है बहुत ख़राब है। आपने बात की कि ओवरऑल पाकिस्तान में जो इस गवर्नमेंट के रिजीम में 3 साल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कराची ने किस तरह बिहेव किया, तो कराची शहर हमेशा की तरह पाकिस्तान में लीडर का उसका जो रोल है एज पाकिस्तान मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल हब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल हब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट में उसका कंट्रीब्यूशन, तो वो तो सब ज़बरदस्त रहा। और पाकिस्तान में जो नेशनल टैक्स में जो कंट्रीब्यूशन है कराची का, वो पहले से ज़्यादा बढ़ गया। एक्सपोर्ट्स कराची की जो थी टोटल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में उसकी परसेंटेज बढ़ गई। बट पाकिस्तान में ओवरऑल जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं एज ऑफ टुडे, वो मोर और लेस वैसी ही हैं जैसी कि आज से 5 साल पहले थी। मसलन पाकिस्तान में जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो दोबारा फिर उसी तरह बढ़ रहा है, बिकॉज जितना आप इकोनॉमी को एक्सपेंड करते हैं उसी तरह आपका इंपोर्ट बिल बढ़ता है और फिर करंट अकाउंट डेफिसिट और फिर आपका ट्रेड बैलेंस जो है वो आउट होता है। इसी तरह एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स मोर और लेस जो हमारा अभी जून 21 ईयर क्लोज हुआ है उसमें $25 बिलियन थी, मोर और लेस 1 बिलियन ऊपर 1 बिलियन नीचे पिछले 8 साल से यही पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं। और पाकिस्तान का जो करेंसी रेट, एक्सचेंज रेट पैरिटी है, वो बिकॉज ऑफ मैसिव डिवैल्यूएशन जो हुई थी आज से 2-2.5 साल पहले, वो उसने अब अपने सही मानों में इकोनॉमिक चैलेंज जो है वो उसको फेस करना पड़ रहा है। इंपोर्ट्स महंगी हो रही हैं, पाकिस्तान में जो फूड इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगा, इसलिए कि पाकिस्तान ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँगा शारिक साहब काफ़ी डिटेल चीज़ों पर आपने गुफ्तगू की है, मैं इनके सारे पॉइंट्स पर अभी बात करूँगा। मैं चाहूँगा दूसरे साथी भी इस पर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख लें, फिर हम ज़रा ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इन्हीं चीज़ों को ज़रा मज़ीद एलेबरेट भी कर लेंगे। शाहिद साहब, सर क्या रही सर बॉर्डर सिचुएशन, थोड़ा सा पहले बता दें, चूँकि मैं उसके बाद आपसे 3 साल भी डिस्कस करूँगा। बहुत तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट ज़ाहिर है सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है जो इस पर बड़ा वोकल भी है अफगानिस्तान की सिचुएशन पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कोकर साहब। बॉर्डर के
है वो आप भी जानते हैं कि अफगानिस्तान में नया हुकूमत, नया निज़ाम वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और आज उन्होंने काबीना का ऐलान किया है, तो हम इसी इंतजार में हैं। फिलहाल अफगानिस्तान की साइड से ज्यादा नहीं लेकिन कुछ कम ज्यादा बदइंतजामी का शिकार है। हमारी साइड से जो मतलब एक्सपोर्ट है वो काफी कम हो चुकी है। उसकी रीजन ये है कि अफगानिस्तान की बेनिफिशरीज और बैंक और जो मतलब वहाँ सराफी का सिस्टम है वो सब अभी तक ऑफ है, फुल फ्लैज नहीं, और इंतजार हो रही है की कि मकामी हुकूमत जल्द अज जल्द डेवलप हो जाए, उसके बाद ये चीजें रेगुलर हो। अभी इम्पोर्ट उनका अच्छा खासा आ रहा है अफगानिस्तान का, हमारा एक्सपोर्ट पहले की बनिस्बत कम मुतासिर हुआ है और अफगान ट्रांजिट जो है वो रेगुलर जा रहा है, लेकिन अफ़गानिस्तान की साइड से गाड़ियाँ रिलीज़ नहीं होती, चाहे वो चमन का बॉर्डर हो, तोरखम का बॉर्डर हो। अभी कम से कम 4000 एम्प्टी ट्रक्स बॉर्डर के उस साइड पे फंसे हैं अफ़गान साइड पे। इसी तरह 2000 से लेके 2300 तक की एम्प्टी ट्रक्स कंटेनर जो है वो उस साइड पे गुलाम चमन के स्पिन बोल्दक में फंसे हुए हैं। तो उम्मीद हमारी है, इंतज़ार है कि जल्द से जल्द अफ़गानिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल और नई हुकूमत का ऐलान, काबीना का ऐलान हो जाए। उसके बाद काफ़ी हमें सरहद चैम्बर की तरफ से और केपी पुख्तूनख्वा की जानिब से हम जो चीज़ देख रहे हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे ट्रेड की बेहतरी होगी। ठीक है, मैं चाहूँगा ज़रा राना साहब आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए, फिर ज़रा ब्रेक पर भी जाना है मुझे, तो मैं चाहूँगा ज़रा 3 साल कारकर्दगी में थोड़ी सी बात कर लें। देखें, काफ़ी पॉइंट्स को तो मेरे कॉलीग ने कवर कर लिया। मैं अगर टैक्स कलेक्शन की बात करूं तो सिर्फ 18 से 20% बढ़ी है 3 सालों के अंदर। ये सबसे बड़ा इशू होता है कि अगर मुल्क की टैक्स कलेक्शन इतनी स्लो पेस पे बढ़े तो फिर हुकूमती अखराजात और फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाते हैं, और वही हुआ कि जो पिछली हुकूमत के 5 साल का फिस्कल डेफिसिट था वो इन्होंने जो है वो 3 सालों में उसको क्रॉस कर लिया। सर्कुलर डेट की बात करें तो वो 1.1 ट्रिलियन पे था, वो आज 2.3 ट्रिलियन के ऊपर खड़ा है। उस सेक्टर के अंदर कोई हमें खातिर ख्वाह रिफॉर्म्स होती नहीं नजर आई, लाइन लॉसेस कम होते नहीं नजर आए। हमें जो ये कह रहे थे कि हमने आईपीपी से रीनिगोशिएट कर लिया है और उसका बड़ा मैसिव इम्पैक्ट आएगा, वो कोई बिजली की रेट्स की कमी में नहीं आया, बल्कि बिजली की रेट्स जो हैं वो बढ़ गए। तो इसी तरह जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी जिसके अंदर मेनली आपका स्टील मिल्स, रेलवे, पीआईए है, उनकी परफॉर्मेंस और उनका जो डेट है या जो लॉसेस हैं वो भी दुगने से ज्यादा हो गए। तो ये 3 मेजर चैलेंजेस हैं जो हुकूमत को होते हैं। अच्छा राना साहब, माजरत के साथ मैं चाहूंगा आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मैं ब्रेक से वापस आता हूं तो यहीं से बात को शुरू भी करेंगे, थोड़ा इंडस्ट्रियल सिचुएशन पर भी बात करके देखेंगे कि मुल्क भर की इंडस्ट्री सिचुएशन कैसी रही, उसके लिए जो सब्सिडीज या मराद की बात की गई, आया कि उससे कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। शारिक वोरा साहब, शाहिद हुसैन साहब, राना एहसान अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 3 साल की कारकर्दगी पर बात हो रही है। राना साहब कुछ कह रहे थे आप, मैं चाहूँगा ज़रा आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर ज़रा मैं पेट्रोलियम मसनूआत और फिर इंडस्ट्री, इन चीज़ों पर भी बात करूँगा। देखें, सबसे बड़ा इंडिकेटर तो जीडीपी होता है, क्या हमारी जीडीपी का हुजम जो है वो बढ़ा है या कम हुआ है। तो वो भी अगर आप देखेंगे तो वो 314 अरब डॉलर से जो है वो जून 2021 के अंदर वो 296 अरब था, अब शायद थोड़ा सा बढ़ के 315 के करीब पहुंच गया। तो डॉलर टर्म्स में हमारी जीडीपी का साइज नहीं बढ़ा। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ इसके अंदर कोरोना का इम्पैक्ट भी रहा, फिर 30 से 40% रुपए की डीवैल्यूएशन भी रही, जो कि अभी भी जारी है। पिछले 4 महीनों के अंदर जो है वो 10% जो है वो रुपया फर्दर डीवैल्यू हुआ है, और 10% बहुत बड़ी अमाउंट होती है किसी भी करेंसी के लिए डीवैल्यू होने के लिए। बल्कि मैं आज सुबह ही आर्टिकल पढ़ रहा था कि एशिया के अंदर वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन गया है पाकिस्तानी रुपया। तो आप सोच सकते हैं कि किसी किस्म की भी कॉस्टिंग करना
जो है किसी भी बिजनेस के लिए जिसके अंदर इंपोर्ट का आंसर हो या एक्सपोर्ट का भी हो, क्योंकि एक्सपोर्ट में भी इंपोर्ट के कंपोनेंट्स होते हैं, तो बड़ा मुश्किल है इस सिनारियो में जहां इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन हो करेंसी के अंदर। तो ओवरऑल मैं समझता हूं कि अगर पब्लिक की बात करें तो क्या पब्लिक की जिंदगियां आसान हुई हैं या मुश्किल हुई हैं पिछले 3 सालों में, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा रही है और लोगों की इनकम उस हिसाब से नहीं बनी। यानी कि तकरीबन जून 2021 तक इनके 3 सालों में 30% इन्फ्लेशन हो गई थी, लेकिन सरकारी जो इन्होंने नौकरियां जो सैलरीज बढ़ाई वो सिर्फ 15 से 20% बढ़ाई। तो आप ये तो सरकारी सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर है शायद उसके अंदर इससे भी कम बढ़ी हो। और ये जो इन्फ्लेशन होती है, देखिए ये मखसूस एक जो है वो बास्केट के अंदर कैलकुलेट की जाती है, लेकिन अगर आप स्टील के ऊपर देखें या आप बिल्डिंग मटेरियल्स की इन्फ्लेशन देखें या आप प्रॉपर्टी प्राइसेस की इन्फ्लेशन देखें, तो वो आपको 70% बहुत ज्यादा 70% बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शारिक साहब, सर इंडस्ट्री के लिए 3 साल कैसे रहे? कराची से जुड़ी तमाम इंडस्ट्री जो साइट एरियाज में है, अक्सर मेरी बात होती रहती है सलीम जमा और दीगर दोस्तों से भी, तो ये बताएं सर आपकी नज़र में इंडस्ट्री पर कितना बोझ पड़ा? चूँकि तमाम तर लोगों का मानना और समझना है कि बिजली, गैस की कीमतें, पेट्रोल और जो तमाम ऑयल सिचुएशन है उसकी कीमतें बढ़ने से इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। मेरा व्यू थोड़ा आपसे मुख्तलिफ है, और वो ये कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान में बिजली, गैस, पानी और ये तमाम जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, इनकी कीमतें भी बढ़ी हैं, इनकी क्वालिटी भी डिटीरियोरेट हुई है, इनकी सप्लाई में भी फ़र्क पड़ा है, बट इंडस्ट्री ने फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और इंडस्ट्री जो है वो कराची में आई एम श्योर, और पाकिस्तान में भी मेरा पूरा इंटरेक्शन तमाम चेंबर्स से होता है, तो इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेटली बहुत अच्छा गई है। एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री जो थी वो कैपेसिटी पे चल रही है, अभी भी फुल कैपेसिटी पे चल रही है, और वो इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल है, 2 व्हीलर्स हैं, स्टील है, सीमेंट है, टेक्सटाइल मटेरियल्स हैं, ये तमाम इंडस्ट्री की कैपेसिटी से ज्यादा शायद प्रोडक्शन कर रही है। ओवर टाइम्स में लोग अपने प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं। वजह उसकी ये है कि देखें, एक जो स्टेट बैंक ने अराउंड 2.1 ट्रिलियन रुपीस इकोनॉमी में इंजेक्ट किए, गवर्नमेंट ने बिजनेसेस का जो रिफंड्स थे वो दे दिए, तो जो लिक्विडिटी थी बिजनेसेस की और इंडस्ट्री की वो बहुत इंप्रूव की है इस गवर्नमेंट ने। अच्छा, मैं सर ये जो आपका व्यू है कि इस वक्त आप ये समझते हैं लिक्विडिटी इंप्रूव हुई है इंडस्ट्री की, मैं ज़रा इस पर मजीद भी बात कर लेता हूँ। शाहिद साहब, सर एग्री करते हैं इस बात से इंडस्ट्री के लिए बेहतर रहे 3 साल? मुझे पता है कि खैबर पख्तूनख्वा और उससे जुड़ी जो इंडस्ट्री है, प्रोसेसिंग यूनिट्स है, उनके लिए कुछ परेशानियाँ भी रहीं। जी कोकर साहब, हमारे केपी में स्मॉल इंडस्ट्री ज़्यादा है। अभी मैं जो देख रहा हूँ और मेरा जो इस पे मैं 2 साल से मैं देख रहा हूँ, तो हमारी एसएमई के जितने यूनिट्स हैं काफ़ी बैठ गए हैं। और जब हम उनसे पूछते हैं रीज़न, तो गवर्नमेंट टैक्सेस, यूटिलिटी चार्ज हमारे इतने बढ़ गए, हम मजबूर हो गए, इंपोर्ट की फ़िगर हमारी बढ़ रही है। जो बड़े लेवल की इंडस्ट्री है केपी में, अगर 5-10 यूनिट हैं तो उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एसएमई हमारा अतार हो गया, हमारा कोहाट रोड इंडस्ट्री हो गया, हमारा हयाताबाद हो गया, तो वहाँ तो कोकर साहब हम सिर्फ चीखें ही सुन रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट की, और उनकी परेशानियों को देख रहे हैं, और आए रोज़ उनके शिकायत हमें मौसूल हो रहे हैं किसी न किसी डिपार्टमेंट से, FBR से, और बाकी जितना कम से कम मतलब 40 डिपार्टमेंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं। तो छोटे लेवल पे जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो परेशान है, और स्पेशली इस 3 सालों में वो काफ़ी रल चुका है। अच्छा, एसएमई सेक्टर की परेशानियां, मैं ज़रा एसएमई सेक्टर पर भी बात कर लेता हूँ। एक ब्रेक पर जाना है, मैं ज़रा ब्रेक से आऊँगा। बात करेंगे कि इस वक्त जो मुल्क पर कर्जा बढ़ता जा रहा है उसके असरात कहाँ किस तरह हमारी इकॉनमी पर पड़ रहे हैं, फिर जो एसएमई सेक्टर है जिसका जिक्र वज़ीर-ए-आज़म ने आने से पहले किया था, उसकी बेहतरी के लिए क्या कुछ हुआ। वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर भी बात करते हैं।
वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी एसएमई सेक्टर के हवाले से। इन 3 सालों में एसएमई सेक्टर के लिए क्या बेहतरी रही? क्या पाकिस्तान में वो तमाम तर वादे पूरे होना शुरू हुए जो गवर्नमेंट ने आने से पहले किए थे? क्या बेहतरी हो सकती है मजीद और कहाँ कहाँ पर गुंजाइश है अभी बेहतरी की? इन तमाम तर चीज़ों पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। शारिक साहब, सर एसएमई सेक्टर के हवाले से बात की, आपने सुना भी होगा शाहिद हुसैन साहब ने की, और वो ज़ाहिर है पूरे खैबर पख्तूनख्वा को इस वक्त रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। सर एसएमई सेक्टर के लिए क्या कुछ देखा, क्या बेहतरी है? हम उन कर्ज़ों की बात कर लें जो छोटे बिजनेसमैन या यंगस्टर्स के लिए देने की बात की गई थी। अभी तो वो कामयाब प्रोग्राम को भी रोक दिया गया है जिस पर वज़ीर ख़जाना बड़ी ज़्यादा जोश व खरोश से बात भी कर रहे थे। अब कहा जा रहा है कि अभी उसको भी मौखर किया जा रहा है। कुछ उसमें परेशानियाँ हैं, कुछ गारंटीज़ के मामलात हैं। एसएमईज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि ग्रो नहीं कर पा रहा, और इस 3 सालों में भी वो उसकी ग्रोथ नहीं हुई। बल्कि इनफैक्ट स्टेट बैंक की जो फाइनेंसिंग की फिगर्स हैं जो खुद स्टेट बैंक ने दी हैं, वो भी ये इंडिकेट करती हैं कि एसएमईज जो हैं पाकिस्तान में वो उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो बंद हुई है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो वजह ये है कि पाकिस्तान में जो एसएमईज हैं उनको ये जो 5 हमारे बड़े बैंक्स हैं ये उनको फाइनेंसिंग नहीं, और ये इसलिए फाइनेंसिंग नहीं करते कि ये बैंक्स जो हैं ये हुकूमत से पैसा लेते हैं, हुकूमत के पास पार्क कर देते हैं। तो इनके पास जो एवेन्यूज़ हैं इन्वेस्टमेंट के, सेफ एवेन्यूज़, वो गवर्नमेंट चूँकि खुद बोरोअर है, तो या तो ये बैंक्स जो प्राइवेट सेक्टर में ये चूँकि मोनोपोली की है कि इनकी सिचुएशन बन गई है, ये बड़े चंद जो बड़े ग्रुप्स हैं उनको फाइनेंसिंग कर देते हैं, गवर्नमेंट को फाइनेंसिंग कर देते हैं। इवन जो स्टेट बैंक इनको कहता है कि ये आप एसएमई को फाइनेंसिंग करें, उसको इसलिए फाइनेंसिंग नहीं करते कि ये कहते हैं कि जी ये बैंकेबल नहीं है, इनकी बैलेंस शीट जो है इस काबिल नहीं है। हम चेंबर्स से हमेशा ये मुतालबा करते रहे हैं कि ये 87% एसएमईज आपका बैकबोन है इंडस्ट्री का। इस हालत बहुत बुरी है और मजीद ख़राब हो रही है। अगर इस हुकूमत ने भी इन एसएमईज को प्रॉपर तरीके से उनका ध्यान ना किया तो आई एम अफ्रेड कि पाकिस्तान की जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है जो कि एक्सपोर्ट कर रही है, उसकी एक्सपोर्ट की प्रोडक्टिविटी भी इफेक्ट होगी। ये बात ये आपने की सर। मैं राना साहब से भी इस पे, राना साहब आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है। पावर लूम्स वाले एक बार फिर परेशानी का शिकार हैं। बिजली की कीमतें बढ़ने से सूती धागा जो है वो तारीख की महंगी तरीन सतह पर आ गया। सर देखें, अगर आप कहें कि जो हुकूमत ने लिक्विडिटी बेहतर की और वो लिक्विडिटी जो है वो ऑल अक्रॉस सारी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को या सब सेक्टर्स को अवेलेबल था, तो ऐसे नहीं था। हुकूमत ने कोरोना के अंदर जो है आपको सैलरीज के ऊपर भी लोन दिया, वो भी वही लोग लेके गए जो ऑलरेडी बैंकिंग कर रहे थे, और फाइनेंसिंग के जो है वो किसी ना किस्म की फाइनेंसिंग बैंक से ऑलरेडी जिनकी चल रही थी। जो टर्फ दिया वो भी ऑलरेडी उन्हीं लोगों को मिला जो एलएसएम है या जिनका ऑलरेडी बैंक से कोई फाइनेंसिंग चल रही थी, उन्हीं की एक्सटेंशंस हुई या उन्हीं को नए जो लोन्स हैं उसकी स्टडी अगर की जाए कि कितने नई एंटरप्राइजेस को लोन्स दिए गए तो वो आपको नजर आएगा कि ना होने या बहुत कम ग्रोथ होगी। सर उसकी शराइत, राना साहब मसला सिर्फ ये है कि शराइत बहुत मुश्किल है लोन देने की। वो शराइत पे पूरा ही नहीं उतरते बेचारे यंगस्टर्स। देखिए नहीं, शराइत पे अगर एसएमई सेक्टर उतरता भी हो तो जिस तरह शारिक साहब ने कहा कि बैंक्स वहां कोई अपना बैंक्स के लिए बहुत ईजियर हैं जो कि वो पार्क कर दें पैसा, हुकूमत ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, हुकूमत के साथ इन्वेस्टमेंट कर दें, तो बैंक्स डोंट फील द नीड कि वो एसएमई को जो है वो फाइनेंसिंग करें। वो प्रेशर नहीं है बैंक्स के ऊपर, और उतनी मेहनत बैंक्स शायद नहीं करना चाहते, उनके पास ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। ठीक है, मैं वापस आता हूँ आपके पास राना साहब। मैं इस पे 2-3 चीजें और भी जल्दी से बात करना चाहूंगा। शाहिद साहब ये बताएं सर, जो छोटा कारोबारी तबका है उसकी सूरत हाल कैसी है खैबर पख्तूनख्वा की? चूँकि वो बेचारा सबसे ज़्यादा परेशान होता है। बिजली के बिल बढ़ जाते हैं, गैस की कीमतें बढ़ जाती हैं, फिर टैक्सेस की एक भरमार है। देखिए कोकर साहब, अगर हम फिगर्स की बजाय रियलिटी पे आ जाए ना, अवाम में तो सब कुछ हमें और आपको दिखाई दे रहा है, उसकी सकत, उसकी परेशानी। इंडस्ट्री लेवल पे एसएमई की जो बात की गई, तारिक साहब ने कही, राना साहब ने, मेरे लिए काबिल एहतराम है, सीनियर लोग हैं। देखिए सर, फाइनेंसिंग भी हो गई एसएमई को,
बैंकिंग चैनल्स भी हो गए, प्रोडक्शन भी आ गई। आपकी यूटिलिटी चार्ज इतनी है कि बाहर से इंपोर्ट किया हुआ वही प्रोडक्ट वो मार्केट में आपके बनाए हुए एसएमई सेक्टर से सस्ता मिल रहा है। सबसे पहले इसको कैसे कंट्रोल करें? अगर हमें इन चीज़ों को तवज्जो देना है तो एक पिच पे आके इंपोर्ट के लिए एक पॉलिसी बनाएं कि जो हमारे पूरे पेशावर में एसएमई में हैं, छोटे ताजिर हैं, वो जो चीज़ें मार्केट को दे रहे हैं उसके लिए सोच विचार करके कस्टम ड्यूटी बढ़ा के इंपोर्ट का रास्ता रोका जाए ताकि मकामी लोग अपनी बनाई हुई चीज़ें खरीदें। ये वैसे बड़ा अच्छा आइडिया, मैं चाहूँगा इस पर मैं जरा जो छोटा ताजिर जो आपकी बात कर रहे हैं, अब तो हमारा सारा डिपेंड है अफगानिस्तान पे, केपी का। और पिछले 2-3 साल से आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के हालात इस तरह हैं, सियासी तौर पे मुस्तहकम नहीं थे, हमारी पॉलिसीज़ और उनकी खारिजा ताल्लुकात भी अच्छे नहीं थे, तो उसमें हमारा ट्रेडर रल चुका है, हमारी एक्सपोर्ट कम हो चुकी है। बावजूद इसके कि पिछले गवर्नमेंट के बनिस इस गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं अफगानिस्तान, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि ज़ाहिर है सूरत हाल ऐसी थी। शारिक साहब सर, मुल्की कर्जे बड़ी तेज़ी से बढ़े। इस वक्त जो कर्ज़ों का हजम है मुल्क के ऊपर, वो 3 सालों में 6,910 अरब रुपए का कर्ज लिया है इस गवर्नमेंट ने। शारिक साहब, मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है जी। शारिक साहब, मैंने कहा कर्ज बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है इस मुल्क पे सर। इन 3 सालों में 6,910 अरब रुपए का कर्ज लिया है गवर्नमेंट ने। मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा रजीम ने जो है वो 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने उनकी कारकर्दगी जो थी वो ठीक नहीं थी या उन्होंने मिस किया है। डेफिनेटली उसमें एक तो जो सर्कुलर डेट है उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाए, वो एक मेस डेफिनेटली क्रिएट हुआ है। और ये दूसरा जो इंटरनेशनल डेट है इसमें इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन हम बिजनेसेस में ये समझते हैं कि अगर आप डेट ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए लें, ऐसी स्कीम्स के लिए लें जो कि मुल्क की ग्रोथ में मुआवनत करे, वो डेट, वो कर्जा, और आप वो उसको पेएबल हो, मतलब कैपेसिटी टू रीपे, यानी सर मुल्कों की। आपका मतलब डेट मैनेजमेंट से है जिसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त की कमी थी, वरना और भी मजीद बात इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में भी कर लेंगे। शारिक वोरा साहब, प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हमारे साथ मौजूद थे। राना एहसान अफजल खान साहब, आपका भी शुक्रिया। हमारे मुआशियात शाहिद हुसैन साहब, साबिक सीनियर नायब सदर सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।